कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा जब कोई सालों बाद अपने घर लौटे और देखे कि उसका घर अब उसका रहा ही नहीं। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, सरदार आंदोलन की कहानी। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये अपनी पहचान, अपने वजूद को बचाने के लिए 40 साल तक चले एक जबरदस्त संघर्ष की दास्तां है। तो चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। बस इस एक लाइन में पूरी कहानी का दर्द छिपा है। सोचिए, आदिवासी सरदार काम करने के लिए असम के चाय बागानों में गए थे, और जब वो वापस आए तो उनकी अपनी ही जमीन पर, उनके ही पुरखों की धरती पर बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका था। बस इसी नाइंसाफी ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो अगले 40 सालों तक एक आंदोलन की आग बनकर जलती रही। तो आखिर ये सरदार आंदोलन था क्या? देखिए, ये 1858 से 1895 तक, यानी लगभग 40 साल तक चला एक आदिवासी संघर्ष था। इसका एक और नाम बहुत मशहूर है, मुल्की मिल्की आंदोलन। मुल्की मिल्की यानी हमारी मातृभूमि, हमारी अपनी जमीन। ये लड़ाई सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये अपनी पहचान बचाने की जंग थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आंदोलन आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें कहाँ थीं? चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरे संघर्ष के पीछे असल वजहें क्या थीं। तो ये बाहरी लोग जिन्होंने सरदारों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, आखिर थे कौन? असल में ये कोई एक ग्रुप नहीं था। इसमें सूद पर पैसा देने वाले साहूकार थे, गैर आदिवासी किसान थे जिन्हें सदान कहा जाता था, बड़े बड़े जागीरदार, सिख ठेकेदार और जमींदार भी शामिल थे। इन सब में मिलकर धीरे धीरे आदिवासियों की जमीनें हड़प ली थीं। इस आंदोलन की आग के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, उनकी खूंट कट्टी जमीन छीनी जा रही थी। ये वो जमीन होती थी जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे कबीले का हक होता था। दूसरा, उन पर मनमाना और बहुत ज्यादा लगान थोपा जा रहा था। तीसरा, उनसे बेगारी करवाई जाती थी, मतलब बिना किसी मजदूरी के जबरदस्ती काम। और आखिर में अंग्रेजों के नए कानून उनके सदियों पुराने सेल्फ गवर्नेंस के सिस्टम को ही तबाह कर रहे थे। ये आंदोलन को एक सीधी लाइन में नहीं चला, इसने वक्त के साथ अपना रूप बदला। अब हम देखेंगे कि कैसे ये 40 साल का लंबा सफर अलग अलग फेजेस से गुजरा और इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बदलती गई। इस 40 साल के लंबे संघर्ष को हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था भूमि आंदोलन, फिर ये बदला पुनर्स्थापना आंदोलन में, और आखिर में ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। हर फेज में इनका मकसद और लड़ने का तरीका दोनों ही बदलते गए। तो जो पहला फेज था 1858 से 1881 तक का, उसमें सरदारों को ब्रिटिश कानून पर कहीं ना कहीं भरोसा था। उन्हें लगता था कि अगर वो याचिकाएं दायर करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और शांति से प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। और फिर आया साल 1869। ऐसा लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। ब्रिटिश सरकार ने उनकी याचिकाओं पर ध्यान दिया और एक कानून बनाया। ये एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी। लेकिन 1869 का ये कानून एक अधूरी जीत साबित हुआ। हाँ, इसने उरांव जनजाति की भुइहरी जमीन तो लौटा दी, लेकिन मुंडा जनजाति की जो सामूहिक खूटकट्टी जमीन थी, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कानून में इस भेदभाव ने मुंडा आदिवासियों के अंदर असंतोष की आग को और ज्यादा भड़का दिया, और यहीं से आंदोलन के अगले फेज की जमीन तैयार हुई। जब कानूनी लड़ाई से पूरी कामयाबी नहीं मिली तो सरदारों को ये एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की है ही नहीं, ये तो उनकी पहचान और उनकी संस्कृति को बचाने की भी लड़ाई है। और यहीं से शुरू हुआ दूसरा फेज, जिसे कहते हैं पुनर्स्थापना आंदोलन। इस दूसरे फेज में आंदोलन ने एक तरह से अपनी जड़ों की तरफ लौटना शुरू किया। आदिवासियों ने अपने पुराने रीति रिवाजों को फिर से जिंदा करना शुरू किया, बाहरी कल्चर का विरोध किया और शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी पारंपरिक मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। अब देखिए, साल 1890 आ चुका था। दशकों तक शांतिपूर्ण कोशिशें हो चुकी थी, लेकिन सरदारों को पूरा इंसाफ नहीं मिला था। अब उनका सब्र जवाब दे रहा था। सिस्टम पर से उनका भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। ये एक लाइन उस दौर की पूरी हताशा को बयां करती है। आदिवासियों का ब्रिटिश प्रशासन और उसके वादों से पूरी तरह मोहभंग हो गया था। उन्हें ये साफ दिखने लगा था कि सरकार सिर्फ जमींदारों और बाहरी लोगों का ही साथ दे रही है। और यहीं से आंदोलन अपने आखिरी और सबसे टकराव वाले दौर में दाखिल होता है, राजनीतिक आंदोलन।
अब कानूनी दलीलों और याचिकाओं को छोड़कर सीधे सीधे राजनीतिक विरोध का रास्ता चुना गया। इस राजनीतिक दौर में गुस्सा अपने चरम पर था। वकीलों और अधिकारियों से बार बार धोखा मिला। अदालतें और सरकारी सर्वे भी जमींदारों का ही पक्ष लेते दिखे। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लोगों ने मिशनरियों और ठेकेदारों पर हमला करने की योजना तक बना ली। लेकिन इस बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा देने वाले, एक करिश्माई लीडर की कमी थी। हालांकि सरदार आंदोलन अपने राजनीतिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इसने एक ऐसे महानायक के लिए जमीन तैयार की जिसका नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन बिरसा मुंडा के विद्रोह से जुड़ता है। ऐसा कह सकते हैं कि सरदार आंदोलन वो जमीन थी जिस पर बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी महान विद्रोह का पौधा उगा। देखिए, जमीन वापस लेने की मांग, दिकुओं यानी बाहरी लोगों का विरोध, अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई और बेगारी का खात्मा, ये सारे विचार बिरसा को सरदार आंदोलन से ही विरासत में मिले थे। तो फिर सरदार आंदोलन का महत्व क्या है? सबसे पहले, ये 40 साल तक चला सबसे लंबा आदिवासी आंदोलन था। दूसरा, इसी के दबाव में आकर कई कानूनी सुधार भी हुए। और तीसरा और सबसे अहम, इसने मुंडा, उरांव और दूसरी जनजातियों को एक साथ लाकर एक साझी आदिवासी पहचान बनाने में बहुत बड़ी मदद की। तो इस आंदोलन को एक नाकाम कोशिश के तौर पर देखना बिल्कुल गलत होगा। ये असल में बिरसा मुंडा के महान विद्रोह की 40 साल लंबी तैयारी थी। एक ऐसी तैयारी जिसने उस क्रांति के लिए वैचारिक और सामाजिक जमीन तैयार की। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कोई आंदोलन जो 40 साल तक चले और अपना आखिरी मकसद हासिल ना कर पाए, वो फिर भी इतिहास को बदल कैसे सकता है? शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हर संघर्ष का नतीजा उसकी फौरी जीत या हार में नहीं होता। उसका असली महत्व उस विरासत में होता है जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है।